वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी जो छात्र छात्राएँ अभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं या अभी नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, तो आप सभी लोग अभी से अपने परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। और इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। वैसे पहली बार में ही समझ में आ जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको अगर दिमाग में रखनी है तो 2 से 3 बार आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी एजुकेशन के बारे में। नवीनतम मॉडल पेपर होगा 2024 की परीक्षाओं के लिए, यानी कि 24 में जो परीक्षाएं होंगी आपकी शिक्षा शास्त्र की भी थर्ड सेमेस्टर की, उसमें यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है भैया? शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। यानी कि जो एजुकेशन में खास करके जो दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं, यानी फिलोसॉफी, एजुकेशन में सोशियोलॉजी, एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीज़ें होती हैं, एजुकेशन में ही आर्थिक चीज़ें कुछ होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर यानी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र में यही पढ़ना है, शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। चलिए हम चर्चा करते हैं। लगभग 100 से अधिक ही प्रश्न होंगे। लगभग इसमें हमने 120 से 125 प्रश्नों को समाहित किया है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं हर एक चीज़ों पर। चले, पहला प्रश्न, थोड़ा सा जुकाम है तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। चले, प्रश्न है पहला कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, किसने कहा? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा जो होता है, शिक्षा सिद्धांत ही जो होता है वही दर्शन होता है। तो साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, ये कहा था जेंटाइल महोदय ने। किसने कहा था? जेंटाइल महोदय ने कहा था। ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। अच्छा, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था और अरस्तू ने भी कहा था इस बात को, ये बात ध्यान रखिएगा। परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था? पेस्टालॉजी ने कहा था। ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है या शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ये कथन किसका है? किसने कहा ये कथन भाई? ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षा में प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है। इस कथन को कहा है जॉन एडम्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीबी या फिर प्लेटो? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन करने वाले विद्वान हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। फिलोसॉफी की परिभाषा इस प्रकार से किसने दी कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है? ये बात भी प्लेटो ने ही कहा था। प्लेटो जो है वो आदर्शवादी दर्शन के जनक हैं। आदर्शवाद एक दर्शन है, अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। आदर्शवाद जो है पाश्चात्य दर्शन है और इसके जनक कौन माने जाते हैं आइडियलिज्म के? वो हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? तो सत्यम शिवम सुंदरम में जो विश्वास रखने वाला संप्रदाय है, खास करके पाश्चात्य संप्रदाय है, वो है आदर्शवाद। यानी प्लेटो का जो सिद्धांत है वो सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है? तो समस्त सत्ता जो है वो आत्मा की है, ऐसा कहा है किसने? हीगल महोदय ने कहा है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है, ये किसने कहा? तो किसने कहा भाई कि भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता होती है और यही एकता जो होती है उसी को परमात्मा कहते हैं, ये बताया था फ्रोबेल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रोबेल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, प्रश्न है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, ये कथन किसने कहा? बताएं। विद्यालय को समाज का यथार्थ
प्रतिनिधि होना चाहिए, ये कथन कहा था जॉन डीबी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, बताएं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? ये कथन है विवेकानंद जी का, स्वामी जी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा हूबहू। अगला प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूबी ने ही कहा था इसको, ठीक है। त्रिमुखी प्रक्रिया में तीन चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं? एक तो शामिल है विद्यार्थी, यानी जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, यानी कि विद्यार्थी मतलब समझ रहे हैं ना, यानी स्टूडेंट, ठीक है। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला एक टीचर, यानी कि शिक्षक जिसको कहते हैं आप, तो शिक्षक का होना भी परम आवश्यक है। और जो तीसरा होना चाहिए उसका होना चाहिए पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस। सिलेबस का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलेबस नहीं होगा तो कैसे लोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक पाठ्यक्रम, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट, ये मिलकर के शिक्षा एक प्रकार से को पूरा करते हैं। यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं, ये जॉन डीबी ने कहा था। जॉन एडम्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने दो मुखी प्रक्रिया माना शिक्षा को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था भैया? ये कहा था किसने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये एक प्रकार से इसको विवेकानंद जी भी इस पर मोहर लगाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर इसका महात्मा गांधी भी हो सकता है और विवेकानंद भी हो सकता है। तो आप देखेंगे जो भी ऑप्शन में होंगे लगा दीजिएगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को रखा है। तो विवेकानंद भी इस बात पर पुष्टि करते हैं और गांधी भी कहते हैं, लेकिन आप गांधी लगाने ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। विवेकानंद भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न वही होता है, चूँकि आपके विश्वविद्यालय में भी पूछा गया था प्रश्न, तो उसमें भी एक प्रकार से कहीं कहीं पर आप देखिएगा विवेकानंद टिक लगा हुआ है और कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि आपको मिलेगा महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं। तो चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हर्बर्ट भी हैं और राधा कृष्णन भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। तो ये सब चारित्रिक विकास की ही बात करते हैं शिक्षा की। ऑप्शन नंबर इसका डी में है उपयुक्त सभी। एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। चले, प्रश्न है, बताएं सभी लोग, प्रश्न क्या है, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोसाल के द्वारा की गई थी? मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल या मक्खली गोशाला या इन्हीं को मक्खली पुत्र भी कहा जाता है या मस्करी पुत्र कहीं कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो मस्खली पुत्र या मक्खली गोसाल के द्वारा किस दर्शन की खोज की गई थी? आजीविक दर्शन या आजीवक दर्शन, यानी आजीविक दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके प्रणेता है मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया भैया? प्राचीन यूनान से लिया गया है। दर्शन शब्द प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया है। फिलोसॉफी जो है वो बना हुआ है, फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े जाए, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, दर्शन का अर्थ है दृश्य, नज़र या उद्देश्य या फिर अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि होती किसी वस्तु को देख करके जब आप खुद विचार करते हैं उस वस्तु पर, ठीक है, तो वही होता है दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न आपके इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारतीय दर्शन है प्रकृति में व्यक्ति परक, प्रकृति में उद्देश्य या फिर दोनों? तो प्रकृति में व्यक्ति परक है भारतीय दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका लगाएंगे क्या, बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया भारतीय दर्शन है तो प्रकृति में व्यक्ति परक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का काल नहीं है? देखिए जो है उत्तर वैदिक काल और समकालीन अवधि जो इस समय चल रही वो, ये सब भारतीय दर्शन का काल है, समय है, जबकि सीमा शुल्क की अवधि ये कोई काल नहीं है भारतीय दर्शन का। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रीता शब्द का क्या अर्थ है? तो रीता शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय आदेश।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्म सिद्धांत के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक मिनट यहाँ पर गीता कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर गीता कर लेंगे, ठीक है। गीता शब्द का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा आपका ब्रह्मांडीय आदेश। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन कर्म सिद्धांत के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, बताएं। निम्न में से कौन कर्म सिद्धांत के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। देखिए कर्म सिद्धांत के द्वारा स्वीकार, देखिए कर्म फल को स्वीकार करना पड़ता है, कर्म संस्कार भी को स्वीकार करना पड़ता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास करना पड़ता है। तो कर्म सिद्धांत जो होता है वो स्वीकार क्या नहीं करता है, भौतिकवाद को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। बाकी कर्म संस्कार, कर्म फल और पुनर्जन्म ये सब कर्म सिद्धांत में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी भौतिकवाद नहीं आता। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य का बनता है, बताएं। अज्ञान, मनसा, कर्म संस्कार या कर्म नीति। तो मनुष्य एक प्रकार से जैसा पाप करता है और जैसा पुण्य करता है उसके हिसाब से उसके कर्म संस्कार बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको फल की प्राप्ति बाद में होती है। तो कर्म संस्कार, जो कर्म संस्कार होते हैं उसके, वो पाप और पुण्य का ही बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का क्या कारण है। तो पुनर्जन्म का कारण क्या होता है, कर्म का बंधन, ठीक है। अगर आप जो है एक जीवन में अपने कर्मों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म और अधर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ति अच्छे तरीके से अगर एक जीवन में आपको नहीं होती तो आपको दूसरा जन्म जरूर लेना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम के अच्छे तरीके से इन तीनों का प्रयोग करके और चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसका फिर जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो कर्म बंधन जो होता है ये पुनर्जन्म का कारण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कर्म अच्छा है तो आपको एक प्रकार से स्वर्ग मिलेगा, आपका कर्म बेकार है तो आपको फिर से नरक मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक चिंतन का उद्भव है, बताएं। भारतीय दार्शनिक चिंतन का उद्भव है इतिहास, ठीक है। इतिहास जो निकला है वो भारतीय दर्शन चिंतन के ही उद्भव के परिणाम स्वरूप निकला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब इतिहास जो है कहीं ना कहीं पे आधारित है दार्शनिक चिंतनों पर, ठीक है। और भारतीय दार्शनिक चिंतन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वेदों को भी कहा जाता है, वेदों को हम लोग श्रुति बोलते हैं, क्योंकि वेद जो हैं वो लिखे नहीं गए हैं, वेद एक प्रकार से सुन करके याद किए गए हैं। और वेदों को एक ऋषि दूसरे ऋषि को बताया करते थे, ठीक है, शिक्षा देते थे गुरुकुल वगैरह में, तो वेद का अध्ययन करवाते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वेद हैं भैया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन शामिल है, सामवेद, यजुर्वेद और जो है ऋग्वेद। ये 3 वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा, सामवेद जो है संगीत शास्त्र का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है पूरे दुनिया का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन वेद नहीं है। देखिए सामवेद यहाँ पर कर लीजिए, सामवेद है, यजुर्वेद भी है और यहाँ पर आप कर लीजिएगा अथर्ववेद, ठीक है। क्या बोलेंगे, अथर्ववेद बोल लीजिए या एक प्रकार से बोल लीजिए ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद कर लीजिए, वो है सांख्य वेद नहीं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें उसको हटा ही दीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वेद है, बताएं वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आस्तिकवाद शब्द का क्या मतलब होता है, भगवान या प्रभु में या ईश्वर में विश्वास करना ही क्या होता है, आस्तिकवाद होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा सभी लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बातचीत बिल्कुल भी ना करें, आसानी से वीडियोस को देखते जाएं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर की क्लास चल रही है, बीए सेकंड ईयर और तृतीय सेमेस्टर अर्थात बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बताएं आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता या अंतिम वास्तविकता विचारों या मतलब विचारवाद से हुई है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे तो किसके हुई है भाई, तो आदर्शवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है प्लेटो के एक प्रकार से हुई, प्लेटो से हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद संसार का क्या अर्थ है,
तो आदर्शवाद का अर्थ होता है मन से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद का आधार क्या है? परमात्मा जो है आदर्शवाद का आधार है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, निरपेक्ष आदर्शवाद किसकी देन है? हीगल महोदय ने निरपेक्ष आदर्शवाद दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटो की एक पुस्तक है, वो बड़ी फेमस है, द रिपब्लिक। तो आपसे पूछेगा द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे प्लेटो। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन या फिर व्यवहारिक होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के कितने पक्ष हैं? तो आदर्शवाद ब्रह्मांड के 2 पक्षों को स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ज्ञान जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है? तो ज्ञान जीवन के लिए ये आदर्शवाद ही कहता है कि ज्ञान जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा लगातार, साथ ही साथ चलें। कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है? बताएं, द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता कौन देता है? कौन सा जो है दर्शन देता है? कौन सा विचार देता है? तो आदर्शवाद जो दर्शन है वो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है, महत्व देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के जनक कौन है? आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप बताएंगे प्लेटो है आदर्शवाद के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य क्या है? तो अंतिम मूल्य क्या है भाई? आदर्शवाद के अनुसार आत्मा जो है वो अंतिम मूल्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है? बताएं, कौन सा पाश्चात्य दर्शन जो है वो शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शीर्ष स्थान प्रदान करता है किसको? किसको प्रदान करता है भाई? शिक्षक को। तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम है। प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद सर्वाधिक मानना है, मतलब मानता है किसको? तो प्रकृतिवाद जो सर्वाधिक मानता है वो प्रकृति को मानता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, मतलब प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, बल दिया है इस पर किसने? प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन, इस पर किसने बल दिया है? तो इस पर प्रकृतिवादी विचारक बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके? तो सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, वो प्रकृतिवादी ही स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसका है? ये नारा भी प्रकृतिवादियों ने ही दिया है, प्रकृति की ओर लौटो, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा ये बताएं, यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता का विज्ञान यथार्थवाद है। यथार्थवाद शब्द की ये मतलब यथार्थवाद के जनक कौन है? यानी कि जिसको आप वास्तविकतावाद बोलते हैं या रियलिज्म बोलते हैं, उसके जनक कौन है? उसके जनक है कमेनियन, ठीक, कमेनियस यथार्थवाद के जनक हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, प्रयोगवाद को मतलब प्रयोगवाद का जन्मदाता देश कौन सा है? अमेरिका से प्रयोगवाद की उत्पत्ति होती है, प्रयोजनवाद की उत्पत्ति होती कहाँ से? अमेरिका से, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलें आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, ओके, इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलता रहे और लगातार आप लोग पढ़ते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है अक्षय लक्षणों का विकास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? तो कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? तो प्रकृतिवाद मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं वास्तविक होती हैं। ये सब प्रश्न आपको बता दूं कि 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे देखिएगा, चूँकि अब की बार भी आ सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रयोगवाद विश्वास करता है। अच्छा आपको बता दूं 2023 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों के, वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे, तो वो प्लेलिस्ट में आप मिल जाएंगे 2023 वाली, तो उसमें भी मिल जाएगा। 2024 की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा। मैं जल्द ही उसमें जो है इस मतलब कि और भी तमाम सारी वीडियोस को शामिल कर दूंगा, ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। तो प्रयोगवाद विश्वास करता है किसमें, वर्तमान में, भविष्य में, या आदर्श में, या फिर उपरोक्त मतलब उपरोक्त सभी में। तो प्रयोगवाद विश्वास करता है किसमें भाई, सभी में विश्वास करता है, वर्तमान में, आदर्श में और भविष्य में भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दर्शन के संप्रदाय हैं, बताएं दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से हैं। देखिए दर्शन के संप्रदाय की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये सब दर्शन के ही संप्रत्यय हैं या संप्रदाय हैं, और ये पाश्चात्य दर्शन हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है भाई, तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है, कौन कौन सा आधार होगा भाई, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति, ये प्रकृतिवाद का आधार है, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आधार होना चाहिए भाई, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन और मूल्य, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़िए अगला प्रश्न है, यथार्थवाद विश्वास करता है। यथार्थवाद किस में विश्वास करता है, वास्तविकता में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष पूछे गए 2023 की परीक्षा में अधिकतर विश्वविद्यालय में प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए। बताएं फटाफट से कि ये कौन से विचारक मानते हैं, तो प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं। प्रयोजनवादी विचारक क्या मानते हैं कि बच्चे को, ठीक है, बच्चे को अपनी इच्छा और क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए, किसी के फोर्स करने पर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था प्रयोजनवादी जो दर्शन है वो अमेरिका में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको अमेरिकन दर्शन भी बोलते हैं, अमेरिकी दर्शन बोलते हैं प्रयोजनवादी को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे। तो रूसो के काल्पनिक बालक और बालिका जो थे वो एक सोफी जो है बालिका और एमिल बालक था, ठीक है। एमिल नाम की एक पुस्तक भी लिखी है जे रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके काल्पनिक बालक सोफी और बालिका थी, मतलब बालक जो था, मतलब कि बालिका जो थी वो सोफी थी और बालक था एमिल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि इनमें से, देखिए करके सीखना, प्रयत्न और मूल रूप द्वारा सीखना, या प्रोजेक्ट विधि। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण की एक विधि है, कौन सी विधि भाई, फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा प्रोजेक्ट विधि की बात कौन करता है, जॉन डीबी करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि की बात। तो प्रयोजनवादी जो हैं वो प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है। तो वो है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से लचीलेपन का सिद्धांत है, यानी पाठ्यक्रम बदलते रहना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ज़्यादा कठोर पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, ये प्रयोजनवादियों का मानना है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके बढ़िया प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। बताएं, डॉक्टर जाकिर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आज किसका जन्मदिन है भाई, तो आज जन्मदिन है महात्मा गांधी जी का। कौन सी डेट है, 2 अक्टूबर है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। तो उनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे वो पानी पीने के लिए सत्याग्रह किए थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन जो था वो इंग्लैंड में हुआ करता था। उस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जब भारत उपनिवेशवाद के चंगुल में जकड़ा हुआ था। इंग्लैंड के लोग एक प्रकार से वहाँ से बैठ करके भारत में नीतियाँ बनाया करते थे, तो भारत से प्रतिनिधि को बुलाते थे। तो उसी में एक प्रकार से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है। लेकिन उनके शामिल होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर बाद में गांधी के पास इरविन आते हैं और इरविन जो है बहुत ज़्यादा चिरौरी करते हैं, मतलब चिरौरी बिनती, मतलब समझ रहे हैं ना, हाथ पैर जोड़ते कि गांधी चलो चलो। और गांधी जी से एक प्रकार से गांधी जी उसी समय, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है और समझौते के बाद तब गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है, चूँकि दबाव होता है उधर से उनके प्रधानमंत्री का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ चुका। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उसका नाम है चैत्या भूमि। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा था कि मालवीय जी किस धर्म के सर्वश्रेष्ठ, किस धर्म को मानते थे? तो मालवीय जी हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? देखिए, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत, ये पत्रिकाएं डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, जबकि सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो यही सरस्वती पत्रिका जो है ये जो है मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका नहीं है। किसकी पत्रिका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर को इनमें से किसका जनक माना जाता है? भारतीय संविधान का, भारतीय ट्रांसपोर्ट का, भारतीय विज्ञान का या भारतीय संस्थान का? तो भारतीय संविधान का इनको जनक आप मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने वाली जो समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसीलिए एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि उस समिति के सलाहकार भी B.N. राव थे और भी तमाम सारे लोग उस समिति के सदस्य थे। और जो समिति के द्वारा संस्तुति की गई या प्रस्तुत किया गया जो चीज़ें संविधान सभा में, उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार गलतियाँ, मतलब 5 से 6 हज़ार उस पर संशोधन की बात कही गई, लेकिन लगभग में वही 25 या 2700 के आसपास संशोधन किए गए थे इनमें, और उसके बाद में फिर संविधान लागू कर दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भारतीय संविधान खुद का कोई संविधान नहीं है, क्योंकि ये उधारों का गुलदस्ता भी बहुत सारे लोग कहते हैं इसको, कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। हालांकि वो चीज़ें समझेंगे हम आगे। हालांकि इसमें आपको पढ़ना नहीं है, लास्ट वाली इकाई में आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान, मतलब स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, अम्बेडकर जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े एक प्रकार से वकील थे उस समय के, ठीक है, और कानून के बड़े अच्छे और जानकार भी थे, समझदार भी थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किस वर्ष भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को अपने 3.65 लाख एक प्रकार से अनुयायियों के साथ ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ करके। और हिंदू धर्म को इन्होंने इसलिए छोड़ा था जाति प्रथा की वजह से, जातिवाद की वजह से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है। बेसिक शिक्षा प्रणाली किससे रिलेटेड है? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है बेसिक शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होती है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया कैसी होती है? सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास होना ही ये शिक्षा की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है किसने कहा कि दर्शन जो होता है वो अनुभवों की समझ होती है? दर्शन अनुभवों की समझ होती है, ये कथन किसने कहा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दर्शन अनुभवों की समझ है, ये जॉन डीबी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है? तो जॉन डीबी ही प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखने का काम करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट से आप बताएंगे।
विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था भाई? स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और विवेकानंद जी की बात की जाए तो विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न आपसे पूछा गया, विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था। इसके विवेकानंद जी के स्वामी जी की उपाधि इनको मिली थी। ओके, इनकी माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ओके, और रामकृष्ण परमहंस गुरु थे। जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इसीलिए यूथ डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मतलब कि भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को 1863 में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब करी थी भाई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी कब? 1 मई 1897 को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 मई 1897 को इन्होंने क्या करा था भाई? क्या करा था? क्या करा था इन्होंने? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल कॉलेज एक है, वो कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कॉलेज ये कन्याकुमारी में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस वर्ष पढ़ाई करी थी? तो 1980 में उन्होंने पढ़ाई करी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया था इनको? अजीत सिंह खेतड़ी महाराज ने इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है? विवेकानंद अध्ययन की मतलब विवेकानंद के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष, विचार विमर्श, योगा या फिर प्रयोग? तो इनके जो अध्ययन की खास करके सबसे श्रेष्ठ विधि है वो है योग विधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1 मई को 1897 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परम मतलब कि जो रामकृष्ण मिशन है उसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता के निकट एक बेलूर नामक ग्राम पड़ता है। बेलूर नामक स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान भैया? बेलूर नामक स्थान है, वहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है 1897 ईस्वी में 1 मई की डेट को। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित श्री मदन मोहन महामना मालवीय जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो 12 नवंबर 1946 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु बनारस में इनकी होती है। ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में ही की गई, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए तो भारत भूषण सम्मान भी इनको मिला था। भारत भूषण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो इनको महामना की उपाधि किसने दी थी भाई? महामना की उपाधि दी थी इनको महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में। इनको एक प्रकार से महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। हालांकि महामना की उपाधि को लेकर के जो है और भी बताया जाता है। ठीक है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई बताता दिया है, लेकिन महात्मा गांधी ने ही दिया है मुख्य रूप से। महात्मा गांधी आप लगाइएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। कब दी? 1909 में दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जो है 1918 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष भी थे। और खास करके आपको बता दूं, राधा कृष्णन जी जो हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो मदन मोहन मालवीय जी को कर्मयोगी कहते हैं, कि मदन मोहन मालवीय जी कर्मयोगी हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न, मालवीय जी ने विद्या अर्जन की थी, बताएं कहाँ से अर्जन करी थी मालवीय जी ने विद्या? तो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन करी थी। कौन कौन से विश्वविद्यालय? प्रयागराज विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या करा था? उन्होंने विद्या अध्ययन करी थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, प्रयाग और कलकत्ता विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने भागवत की कथा सुना करके जीविकोपार्जन किया था? तो मालवीय जी ने ही भागवत कथा सुना करके जीविकोपार्जन किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, किस सन में मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करके जनता में देश प्रेम की भावना भरी?
तो कौन सी डेट थी वो, कौन सा सन था, 1907 ईस्वी का सन है। और 1907 ईस्वी में मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करके जनता में देश प्रेम की भावना भरी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से प्रकाशित करवाया क्या। लाहौर से प्रकाशित करवाया मिस्र बंधु अग्रणी पत्र को संपादित करवाया। कहाँ से, लाहौर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। तो मालवीय जी एक प्रकार से आप जब बीएचयू में जाएंगे तो एक मालवीय भवन भी बना हुआ है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी मालवीय भवन की, उसमें कई सारी फोटो है मालवीय जी की, तो आप देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, 2 वीडियो बनाई थी। एनी बेसेंट जो है ये कहती है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जो हैं, मालवीय जी वो भारतीय एकता की मूर्ति बने हुए खड़े हुए हैं। ठीक है, किसने कहा, एनी बेसेंट का ये कथन है। किसके बारे में, तो कथन है स्वामी जी के बारे, मतलब उनके बारे में, मालवीय जी के बारे में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत किसने करी। सेनाटो, तावनी, दुर्खीम या फिर डेहरेनडार्फ। तो जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत करते हैं, ठीक है, सोनाट और हिकार्ट। लेकिन हिकार्ट तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे ये ऑप्शन, सेनाटो या सेनार्टो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है। तो जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत की अवधारणा दी है नेस्फील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि जिन्होंने समाजवाद के रूप में एक मतलब समाजवाद के एक रूप की वकालत करी, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है दुर्खीम। ये बात ध्यान रखिएगा। दुर्खीम ने क्या किया, दुर्खीम ने समाजवाद के एक रूप की वकालत भी करी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। बताएं। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों के आवंटन या लाभ और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लैंगिक बराबरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में जाति का आधार क्या है। भारत में जाति का आधार है जन्म। जन्म से जातियाँ होती हैं। आप जिस जाति के यहाँ पैदा हुए हैं वही आपके टाइटल में पीछे लगेगा। आपके पिताजी जैसे गुप्ता हैं तो आप पीछे गुप्ता ही लिखोगे। आपके पिताजी शुक्ला हैं तो आप शुक्ला लिखोगे। मिश्रा है मिश्रा लिखोगे। आप सिंह हैं तो सिंह लिखेंगे। ठीक है, और आप यादव हैं तो यादव लिखेंगे। मौर्य हैं तो मौर्य लिखेंगे। तो इसी प्रकार से जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित है। पहले कर्म पर आधारित हुआ करती थी वर्ण व्यवस्था, लेकिन फिर जब जाति आया शब्द, तो जाति के बाद में फिर जाति व्यवस्था जो होती जन्म पर आधारित होती चली गई। अगला प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा। बताएं। मजूमदार एवं मदान। बिल्कुल, डी एन मजूमदार और टी एन मदान ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो लिंग शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचालन है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है किसका भाई, ये कथन है मिलर और वुक का, यानी कि एच.एल. मिलर और वुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। प्रश्न है, स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा कुछ निम्न इकाइयों में बांटा जाएगा। ये विभाजित मतलब विभाजित करके दिया जाता है। ये किसने कहा था, बताएं। तो ये कहा था किसने, ये कथन किसका है।
स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ये कथन कहा था किसने? मुरे महोदय ने कहा था। मुरे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, विशेषताओं के आधार पर। अब ये सब अर्जित परिस्थितियाँ और एक प्रकार से रोल, ये सब अर्जित भी होते हैं और प्रदत्त भी होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से रिलेटेड है? डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित में से या निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है? प्रयोजनवाद की, आदर्शवाद की, या फिर एक प्रकार से प्रकृतिवाद की, या साम्यवाद की? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो कौन सी विचारधारा बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, या फिर प्रकृतिवाद, या साम्यवाद? बताएं। तो राष्ट्रीय बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो एक प्रकार से प्रकृतिवादी, मतलब प्राकृतिकवादी व्यक्ति मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जॉन डीबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। बताएं, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं? सार्वभौमिकता, चेतन प्रक्रिया, या समाज का विभाजन, या फिर उपरोक्त सभी? तो सामाजिक स्तरीकरण की क्या प्रक्रिया है भैया? सार्वभौमिकता जो है, यूनिवर्सलिटी, ये सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। हर समाज में सामाजिक स्तरीकरण में सार्वभौमिकता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप देखिएगा, प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न आपका दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारक है, या कथन किसका है? बताइएगा सभी लोग। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक कारक है। ये कथन कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स का एक कथन और बड़ा फेमस है कि अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कौन देते हैं? कार्ल मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारी सिद्धांत देते हैं। साम्यवाद की विचारधारा कार्ल मार्क्स देते हैं। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। शिक्षा महत्वपूर्ण है, बताएं। संस्कृति के विकास एवं उसकी सुरक्षा के लिए, नागरिक के विकास के लिए, या जनतांत्रिक मूल्यों के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। शिक्षा महत्वपूर्ण है संस्कृति के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाती हैं। संस्कृति के विकास एवं उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रकार से शिक्षा महत्वपूर्ण है। नागरिक के विकास के लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इन सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से बना हुआ है स्कूल, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कभी कभी, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1961 में। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़िए। अच्छा, शिक्षा व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीजी रायन महोदय ने किया था। डीजी रायन ने शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगतिशील समाज में सामाजिकरण प्रक्रिया होती है। प्रगतिशील समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तीव्र होती है, फिर धीमी होती है? तो बहुत तीव्र होती। प्रगतिशील समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय को समानतः समझा जाता है। विद्यालय को समानतः क्या समझते हैं? सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली समझते हैं हम। ठीक है, सामाजिक क्या समझते हैं भाई, बताएं। तो सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली समझते हैं विद्यालय को। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है, बताएं। सामाजिक परिवर्तन में बाधक है, निम्नलिखित में से कौन बाधक है भाई? देखिए, विज्ञान, भाषा और दूरदर्शन, ये तो सामाजिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जबकि रूढ़वादिता जो होती है सामाजिक परिवर्तन को होने से रोकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है परिवार में, समुदाय में, विद्यालय में या साथियों के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, समुदाय आता है निष्क्रिय अभिकरण, सक्रिय अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण या फिर निरौपचारिक अभिकरण, बताएं। समुदाय किस में आता है? समुदाय जो होता है एक अनौपचारिक अभिकरण होता है, सामान्य उद्देश्य होता है, किसी प्रकार का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है समुदाय, क्या होता है? समुदाय एक अनौपचारिक अभिकरण है। कैसा अभिकरण है भैया? अनौपचारिक अभिकरण है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, सभी लोग देखने का कोशिश करेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है NIE जिसको बोलते हैं, बताएं। NIE बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, चलिए बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है, बताएं कहाँ पर स्थित है भाई? फटाफट से बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE ये कहाँ पर स्थित है? तो NIE जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय कॉलेज RCE हैं? तो कितने क्षेत्रीय कॉलेज हैं RCE? तो भारत में जो है 1963 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 1963 में RCE की स्थापना जब हुई थी, RCE के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज जो थे उस समय 4 बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सरदार समिति की सिफारिश पर की गई थी अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर का दर्जा कब मिला? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी जिसको आप NCTE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NCTE की स्थापना हुई थी 1993 में, और मतलब उसको एक प्रकार से वैधानिक निकाय के रूप में जो माना जाने लगा वो 17 अप्रैल 1995 में माना जाने लगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा इनमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये पूछा जा रहा है कि संवैधानिक स्तर कब मिला उसको? 1993 में संवैधानिक स्तर मिला, लेकिन वैधानिक रूप से वो एक निकाय के रूप में कब से सामने आया? 17 अप्रैल 1995 में NCTE जो है एक संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है इसको कब विघटित किया गया था? तो इसको विघटित किया गया था 1935 में, स्थापना कब की गई थी? 1921 में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया है? बताएं। तो केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड को खास करके हारटांग समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया है, हारटांग समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, बताएं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसको आप AICEE कहते हैं, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी 1956 में, ध्यान रखिएगा इस बात कब हुई थी? 1956 में हुई थी। क्या 1956 में भाई? वो हुई थी बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना। आगे देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो है केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन या संस्थान, बताएं। तो बताएं, ये केंद्रीय विद्यालय यानी जिसको KBS बोलते हैं आप, KBS शॉर्ट फॉर्म में, KBS की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 से 64 में हुई थी KBS की स्थापना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE की स्थापना कब हुई थी? बताएं।
केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1952 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है अखिल भारतीय प्राथमिक, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न आपका दिया हुआ है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। नवोदय विद्यालय समिति को कब पंजीकृत किया गया, 28 फरवरी 1986 को पंजीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी परीक्षा में। प्रश्न है बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का जो है अधिकार देता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चूंकि सिख धर्म में कृपाण रखना जो है वो बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत वो लोग अपने एक प्रकार से अपने पास एक कृपाण रखते हैं। हर एक सिख के उस पर एक कृपाण होती है, मतलब कि जो है मुख्य रूप से सिख में होते हैं, मतलब प्राचीन जो सिख हैं या फिर जो बड़े बड़े जो सिख हैं एक प्रकार से। अब तो कुछ सिख जो हैं वो जो नए नए आ रहे हैं बच्चे वो उतना ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी जो सिख हैं ओरिजिनल या फिर जो अच्छे सिख आप देखिएगा वो कृपाण रख सकते हैं और कृपाण रखने का अधिकार भी उनके पास है। धर्म की स्वतंत्रता को बता करके ये लोग कृपाण रखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है, बताएं। तो मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक प्रकार से प्राधिकृत है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भंग भी कर सकती है। कुछ अनुच्छेद 19 और 20 को छोड़ करके आपातकालीन स्थिति में सारे जो है जो अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार वो स्थगित हो जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किस भाग में दिए गए हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो भाग किस में दिए गए हैं, नागरिकता। देखिए भाग 1 में क्या दिया हुआ है भाई, सबसे पहले समझो। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, पहली बात। दूसरे भाग में क्या दिया गया है, दूसरे भाग में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में जो है वो 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद आते हैं जो कि नागरिकता का प्रावधान करते हैं। क्लियर, नागरिकता अगर पूछता तो आप लगाते 5 से 11, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या अनुच्छेद में किसे 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पड़ता है आपका भाग 3। क्लियर, भाग 3 में आएगा ये 12 से 35। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के भाग 3 में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भारतीय मतलब कि वो भाग किस में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। ये बात ध्यान, किस में, भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4 इज राइट आंसर। ठीक है, भाग 4 में किया गया है। भाग 3 में जो किया गया है, भाग 3 में जो है क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों को बताया गया है। भाग 4 में मौलिक मतलब नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। भाग 4 के अंतर्गत जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 19 जो है ये एक प्रकार से 19A बोलने की स्वतंत्रता, और इसी में ABCD करके तमाम सारा है जो कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, जो है बिना हथियार के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे के पूरे भारत में कहीं पर जाने की स्वतंत्रता, वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता, वहाँ पर एक प्रकार से दुकान वगैरह खोलने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो अनुच्छेद जो है 19 में आपको मिल जाएंगी। अनुच्छेद 19 को प्रेस की स्वतंत्रता जो है प्रेस वाले जो बोलते हैं वो अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग बोलते हैं, उनका मौलिक अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है सेकुलर शब्द के आविष्कारक कौन थे या कौन है, बताएं। तो मतलब थे ही, तो चूँकि अब नहीं रहे, तो सेकुलर शब्द के आविष्कारक कौन है, तो वो हैं जी.जे. हेलियोक जो हैं, जे हेलियोक जो हैं वो किस शब्द के प्रवर्तक हैं भाई, बताएंगे। तो वो जो है सेकुलर शब्द के प्रवर्तक हैं,
बर्मिंघम के ये थे, बर्मिंघम के निवासी थे। 1846 में सेकुलर शब्द को पहली बार दिया इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं है? सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व जो हैं वो फैशन जो है वो नहीं है, बाकी जाति, शिक्षा और व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध जो है अनुच्छेद 51 से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस मूल अधिकार को अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 यानी उपाधियों का अंत को एक प्रकार से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी में 5 प्रकार की रिट बताने की बात की गई, रिट जारी करने की बात की गई है, ठीक है, तो वो बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का कुल मिलाकर के उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की आत्मा मूल अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। प्रश्न है, उत्तम शिक्षा के मुख्य गुण क्या क्या हैं? बताएं। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, ये तीनों गुण उच्च शिक्षा के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो हैं, अच्छा विलियम वुंट जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेकिन जो है विलियम जेम्स जो हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। 1855 में इनकी एक पुस्तक आती है विलियम जेम्स की, उसका नाम है प्रिंसिपल साइकोलॉजी, और उस पुस्तक की वजह से इन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान मतलब आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करी हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? लिबिडो नहीं, लिबिडो। ईगो माने होता है अहंकार, लिबिडो माने होता है काम वासना। तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है इरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास जो होता है वो जो है अत्यक्त अवस्था में अधिक होता है उसका विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन जो होता है मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये बात कौन कहता है? ये बात जो है सिगमंड फ्रायड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, ये बात ध्यान रखेंगे। सिगमंड फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, बताएं। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? फटाफट से बताएंगे। असामान्य व्यवहार का क्या भाई? असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है फ्रायड के अनुसार आंशिक दमन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक स्थान व समय पर, या जीवन प्रयत्न? तो भाई संकुचित अर्थ की अगर बात की जाए तो निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, केवल विद्यालय में या कुछ जगहों पर विशेष करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, फिर या वृद्धावस्था में? तो अभी तो शिक्षा मनोविज्ञान का उदय ही हुआ है, यानी शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता है कौन भाई? उनका नाम है हेनरी काल्डवेल कुक। 1917 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री हैं ये हेनरी काल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। पेंसिल्वेनिया के जो है पेंसिल्वेनिया अमेरिका में पड़ता है, वहीं के ये वैज्ञानिक है, वहीं के थे जो है स्किनर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, शब्द शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है?
तो बच्चा नेतृत्व पाने के लिए शिक्षा शास्त्र पढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका नेतृत्व करने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक अवस्था को जो है लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध और चिंता के रूप में देखते हैं? तो वो है उत्तर लैंगिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक हैं? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक जो हैं वो अहम, इदम और परम अहम, ये तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार चेतन स्तर का संबंध है? चेतन स्तर का संबंध है क्या भाई, फटाफट से आप बताएंगे, किसने बताया? प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार चेतन का स्तर का संबंध है, चेतन स्तर का संबंध है, चेतन स्तर का संबंध है अहम सुपर ईगो से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो है सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, तो सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन 2000 ईस्वी में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भाई? 8 थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया, सतत विकास को 2030 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? तो सतत विकास लक्ष्य जो प्रभावी हुआ है वो 2016 जनवरी से शुरू हुआ है, जनवरी 2016 में सतत विकास लक्ष्य प्रभावी हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतृप्त विकास की आवश्यकता है? संतृप्त विकास की आवश्यकता क्या है भाई? वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यकता है संतृप्त विकास की, सतत विकास के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन उचित मात्रा में बचे रह सके, इस तरीके से हम लोग संसाधनों का दोहन करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? तो मॉडर्नाइजेशन का लक्षण क्या नहीं है? धार्मिक विश्वास जो है वो आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है, बाकी सहभागिता, गतिशीलता और सहानुभूति ये आधुनिकीकरण का लक्षण है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, राजनीति विज्ञान का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपको पढ़ना था राजनीति शास्त्र या विज्ञान में, तो आप इसको देख लीजिएगा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जैसे आज के वीडियो के माध्यम से इसमें हमने चर्चा करा है, इससे भी अधिक प्रश्नों को पॉलिटिकल साइंस में चर्चा करा है। इसके अलावा जियोग्राफी में भी यही हाल है, जियोग्राफी का भी आप देख लीजिएगा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, इन सभी के मॉडल पेपर दे चुका हूँ मैं, और भी सब्जेक्ट के मैंने दिया है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।